हे गाइस, दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो एंड पार्ट 1 में मैं अप टू मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट डिकोड कर दिया हूं एंड पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिज्म, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिकोड कर रहा हूं। आप क्या करना, एटलीस्ट उससे अपने नोट से फॉर्मूला एंड कंसेप्ट एक बार देख लेना, सो दैट लास्ट में आपको वो फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, क्योंकि यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो टेबल है ना, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कहते आ रहा है। ये क्या होना, आप क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर दे देगा, वहां से आपको लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल देगा अरेंज करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देगा, या एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देगा। तो इस सीरीज को आपको लास्ट में एटलीस्ट याद करके जाना है। क्या है, मैं कैसे याद किया था, आप भी ट्राई करो ऐसे याद करने का। सी जी एक्स यू वी आई एम आर मीन सी मीन क्या, कॉस्मी रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर लेमडा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा। तो एटलीस्ट आप इस एरिया को ज्यादा फोकस करना चांसेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है तो यह है। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया और मैं डिकोड कर दे रहा हूँ। इसमें अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एक स्टेटमेंट है जो बहुत कॉमन है हमारे एग्जाम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटेड इन अ स्पेस थ्रू ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव perpendicular to each other and in the direction of wave particle means electric field, magnetic field and वेव की पार्टिकल जो वेव का स्पीड है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ वेव कैलकुलेशन के लिए ई क्रॉस बी होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और एक फॉर्मूला है, आपको इसे याद भी रखना, सी इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे एटलीस्ट आप ध्यान रख लेना। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम टेबल है मैं बता दिया हूं, आपको एक बार जरूर याद कर लेना, क्योंकि चांसेस हैं इससे क्वेश्चन फ्रेम होने का। देन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लेना। अब बात करते हैं एसी में। एसी में गाइस यदि इंपॉर्टेंट एरिया में आपको डिकोड करूं तो एलसीआर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है हमारे एग्जामिनर का। यहाँ से एलसीआर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। उसके बाद अभी नर्सिंग का जो भी पेपर रिसेंट में हुआ है, वहां से भी एलसीआर से क्वेश्चन आया है, क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन आ रखा है। तो गाइस इसमें आप बेसिकली अब लास्ट टाइम में आपको एलसीआर का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसी का ही फॉर्मूला रिवाइज कर लो, इतना मोर देन इनफ होगा। और गाइस एक बार और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंडक्टिव सर्किट एलसीआर में इंडक्टिव सर्किट की तरह कैसे बिहेव करेगा और कैपेसिटिव सर्किट की तरह कैसे बिहेव करेगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं, तो आप चिंतित फोकस करते हैं। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल होता है। तो एक्सएल और एक्सी का भी फॉर्मूला आप याद रख लेना। प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटिव का आप सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। देन बात करते हैं एलसीआर में। एलसीआर में अगर एक्सएल बड़ा होगा कंपेयर टू एक्सी से, तो सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो बाकी आप कैलकुलेट करना जानते ही हो। बाकी बस मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि अगर क्या होगा ना, आपको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दे देगा, वहां पर अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू एक्सी से, तो वह इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यदि कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो आप कैलकुलेट कर लेना। सिमिलर वे में जेड भी कैलकुलेट करना है, 10 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। अगर एक्सटी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द एक्सएल के, तो वह सर्किट कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो बाकी आप अगेन यह सब एक बार कैलकुलेट करना देख लेना। बाकी हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन कब होता है, जब एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल होता है, तब वो होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और इसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमको लगता है इस बार भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देन रेजोनेंस कंडीशन में क्या क्या होता है एक बार डिकोड करते हैं। व्हेन रेजोनेंस कंडीशन में, व्हेन करंट इन सर्किट मैक्सिमम, इस कंडीशन में करंट सर्किट में मैक्सिमम होता है, तो करंट मैक्सिमम होगा तो जेड मिनिमम होगा, मीन रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। कंडीशन कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। यहाँ से गाइस फ्रीक्वेंसी का ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एलसी। कैसे होगा, कैसे आएगा, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल,
इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, और ओमेगा को इधर भेज दोगे तो ओमेगा के स्क्वायर, एल को इधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर अपन रूट अपन एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट में एल सी। तो ओमेगा पूछ ले या फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में ओवर एल सी। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एल सी। तो कितनी बार आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे देगा या आपको वैल्यू दे देगा, कैलकुलेशन में आपको बढ़ा देगा, हमें कैलकुलेशन में आपको टाइम लग जा सकता है, बाकी फॉर्मूला डायरेक्ट इसी पे आएगा। तो एट रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम जेड मिनिमम होता है, तो पावर मैक्सिमम पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर फैक्टर के लिए वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो पावर पावर कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर है, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, ये भी आप ध्यान रख लेना। बाकी बाकी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बात करें, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में शार्पनेस का अब रिसेंट में नर्सिंग से क्वेश्चन आए हैं और 2025 के एग्जाम में भी शार्पनेस से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो क्वालिटी फैक्टर एंड बैंड विड्थ का क्या रिलेशन है, इन पर बात करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर पहले बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r अंडर ब्रैकेट एल बाई टी। यह क्वालिटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला याद रख लेना। नर्सिंग में भी इसी साल आर की वैल्यू दे दिया था, एल की वैल्यू दे दिया था, एंड सी की वैल्यू दे दिया था, क्वालिटी फैक्टर पूछ लिया गया था। गाइस एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। क्वालिटी फैक्टर अगर इंक्रीज करना है तो आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा और कैपेसिटर डिक्रीज करना होगा और इंडक्टर बढ़ाना होगा, तभी क्वालिटी फैक्टर आपका इंक्रीज होगा। समझ गए? तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा तो शार्पनेस इंक्रीज होगा, एंड ट्यूनिंग भी इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगा। क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में इनवर्स का रिलेशन होता है। बाकी गाइस क्वालिटी फैक्टर आप अच्छे से ध्यान रखना, बैंडविड्थ अब आपने डिवाइस कर लो तो ठीक है, नहीं तो लीव आउट कर सकते हो। बाकी मैं फॉर बेस्ट क्वालिटी फैक्टर के लिए मैं बता दिया, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कैपेसिटर कम होना चाहिए, इंडक्टर ज्यादा होना चाहिए। बस गाइस आप ये इसी में क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस कंडीशन और उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट कब बिहेव करता है वो भी आना चाहिए आपको। बाकी ईएमआई में आपको इंपॉर्टेंट एरिया में डिकोड करता हूँ। फाइव इक्वल टू बी ए और बी डॉट ए, तो बी डॉट ए कॉस थीटा, एंड यदि नंबर ऑफ टर्न एन हो तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाता है, और ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, और आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, तो वी की वैल्यू आप पुट अप करोगे तो आई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाई 1/r। तो गाइस आई का फॉर्मूला एक ही होता है और आई का फॉर्मूला क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो आप इन दोनों को, इसको और इसको जब इक्वेट करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी डी फाइव अपान में आर। तो मीन दैट जो जो चार्ज है, जो हमारा चार्ज है वह 5/r होता है। मीन्स वह चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो यह चीज आपको ध्यान रख लेना। ये कैसे आए बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखो आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर है, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, ई बाई आर, और ई की वैल्यू लिखो डी फाइव बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1/r। तो आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आ गया ये, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपको पता है। जब क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी फाइव डी टी इंटू आर में जो दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू आएगी डी फाइव अपान में आर। तो यह फॉर्मूला याद रख लेना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। देन लेंथ लॉ की बात करें, लेंथ लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट में है। एल क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ। देन इफ एनी टू बी बी एल में दोनों तीनों में से अगर कोई भी पैरेलल हो तो क्या होगा? ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और कंडीशन इफ बी वी परपेंडिकुलर हो तीनों आपस में, तभी इज इक्वल टू बी वी एल होता है। एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ, मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन देम। देन सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको आना, तो फाइव इक्वल टू एल आई और ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फाइव की वैल्यू रखोगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। डायमेंशन मस्ट भी आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करने, और इसका एल के भी कैलकुलेशन करने आने वाला चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का, मींस नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के होता है। अगर आपने एन इक्वल टू स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन
अपान में एल का वैल्यू आप पुट करोगे तो अब क्या रिलेशन होता है, तो एल इनवर्स प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। तो ये भी गाइस दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप दोनों याद रखना, यह और यह। तो कभी कभी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे देगा, एल पूछ लेगा, और कभी कभी आपको लेंथ ही दे देगा तो एल पूछ लेगा। तो आपको अच्छी चीज का रिलेशन पता होना चाहिए। देन EMF इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आपको ये भी पता होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ए एल अपन टू म्यू नॉट। बाकी एनर्जी पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ए बाई एल नीचे भेज दो तो आपको बी नॉट स्क्वायर अपन टू म्यू नॉट। तो एनर्जी पर यूनिट वैल्यू में आप क्या करना, कुछ नहीं करना है, ए इंटू एल को नीचे भेज दोगे तो ए इंटू एल जाएगा वैल्यू में जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला आपका आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। देन बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं आपको डिकोड कर दे रहा हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आर अपन ब्रैकेट में साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। अब बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर में यदि थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स रिलेटिव होता है आर के कितना दूरी पे है जा, ठीक है ना। तो बी एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, बी सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है तो आप सेंटर में क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। लॉन्ग वायर एक और एक अच्छा क्वेश्चन है, बाकी कितनी बार हमारे नीट में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। एक लॉन्ग वायर है कैरिंग अ स्टेडी करंट बेंट इनटू सर्कुलर लूप एंड वन टर्न इफ द बी एट अ सेंटर इज बी। अगर एक टर्न है तो बी सेंटर पे बी हो रहा है। इफ वही कॉइल को इफ इट इज बेंट इनटू द सर्कुलर कॉइल इनटू एन टर्न, अब इसी को भी हम नंबर ऑफ एन टर्न में ऐसे कर दें तब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। तो बी डैश जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम पुरानी बातें करो। तो ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, नया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एन टाइम का स्क्वायर इनटू बी पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो गाइस अगर n के वैल्यू 4 दे देगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, तो 4 4 16, तो न्यू वैल्यू बी आ जाएगी 16 बी। बी ड्यू टू सोलेनॉइड आपको पता होना चाहिए, सोलेनॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और n क्या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, अगर आपको फोर्स निकालना है मूविंग चार्ज में तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी लॉरेंट फोर्स के चांसेस कम है, यदि पूछेगा तो रिलेशन पूछ सकता है, बाकी चांसेस बहुत कम है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू इक्वल टू क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक कंडीशन और है, विद इनिशियल एंड वेलोसिटी थीटा तो जीरो पैरेलल हो और या 180 डिग्री पे अपोजिट में हो टू द मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज ऑन मूविंग स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सीधे मूव करने लगेगा। तो कंडीशन बताओ कब चार्ज को कोई फोर्स से नहीं लगेगा और कब चार्ज स्ट्रेट या एंटी पैरेलल मूव करेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तब ये कंडीशन होता है। बाकी आप एक बार प्लीज इस कंडीशन को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो किस सेकंड में व्हेन इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है एफ सी इज इक्वल टू एफ एम। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू वी भी पढ़े थे ना अभी यहाँ पे हम लोग, फोर्स ड्यू टू चार्ज मूविंग। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ एम एंड एफ सी का सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो वी से भी कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो रेडियस का भी आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। देन रेडियस का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड आपको निकालना, टाइम पीरियड बार 2 पाई आर अपॉन बी। तो आपका रेडियस का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको टाइम पीरियड याद देना, टाइम पीरियड को 2 पाई आर अपन बी, तो आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यह है, जहां से यहाँ से आपको अलग अलग रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में, तो बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यह है। तो आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, और एम बी का मोमेंटम है पी अपन क्यू बी, पी इक्वल टू टू एम के होता है अपन में क्यू बी। तो ये रिलेशन आपको एनी हाउ लर्न होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो प्लीज इसको 10 बार लिख के याद कर लो। देन रेशियो टाइप क्वेश्चन इसमें बन जाता है। एंड वी परपेंडिकुलर टू बी है, तो ई वी इज इक्वल टू ई बाई वी, ये भी मैं स्टडी बता दिया हूँ। गाइस साइक्लोट्रॉन से अभी रिसेंट में जो नर्सिंग का एग्जाम हुआ है वहां से साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी पूछ लिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, क्यू बी अपन 2 पाई एफ, आर इक्वल टू एम बी अपन क्यू बी, बी इक्वल टू आपको पता है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बी के वैल्यू डायरेक्ट रखो तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल जाएगा।
फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में अगर कोई वायर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसे क्या फोर्स लगेगा, आई इज इक्वल टू एल एल इफेक्टिव क्रॉस बी। तो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू पैरेलल वायर। अब पैरेलल वायर के बीच में क्या फोर्स का एक्सप्रेशन होगा देख लेते हैं। अभी इससे भी रिलेशन हमारे रिसेंट में भी नर्सिंग से क्वेश्चन आया है। अगर गाइस एक बात और याद रखना, दो पैरेलल वायर रखे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन होगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई वन इंटू आई टू अपन में 2 पाई आर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट यदि फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपन में 2 पाई आर इंटू एल। तो गाइस प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना, इससे भी चांसेस हैं क्वेश्चन आने की। तो अभी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फॉर्मूला हुआ है, और बाकी उसके बाद साइक्लोट्रॉन भी याद रख लेना। देन इसके बाद यह फॉर्मूला मैं बताया हूँ, इसको याद रख लेना। बाकी आगे का जो इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला आपको डिकोड कर दिया हूँ उसको भी ध्यान रखना। देन उसके बाद बात करते हैं एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल होगा तो रिपल्सन होगा। अगर वही में अगर दो वायर हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, अगर दो चार्जेस हैं सेम चार्जेस आपस में रिपल्सन करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। देन मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप में एम इक्वल टू एन आई ए। तो ये भी याद रखना, ये भी इससे भी रिसेंट में नर्सिंग में क्वेश्चन आया है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा, तो क्यू नेट टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, टॉर्क इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा। इसको भी याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल में एफ यू इक्वल टू माइनस एम बी, यू इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एम इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए और इसका कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। अलग अलग जो कंपैरिजन है वो उसमें पता होना चाहिए। गाइस मैं इस वीडियो को काफी शॉर्ट में रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत फास्ट में एटलीस्ट आपको मैं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डिकोड करने चाहता हूँ, सो दैट लास्ट में आप किसी एरिया पे स्टिक रहो। सो दैट क्योंकि ना हमारे एग्जाम में ना फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन रहेगा, बट फॉर्मूला पे ही रहेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा बस। लेकिन आपको उस मोमेंट में धैर्य रखना है अपने आप को, ठीक है गाइस। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिज्म का चैप्टर। बाकी गाइस करंट में बात करूं तो करंट में इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बड़ा भी चैप्टर है, बट इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया बता दे रहा हूँ। एटलीस्ट एक बार फॉर्मूला देख लेना। किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ पे बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, सेकंड लॉ इस पे बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ आई एंड वी आर बी कोई भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है बीट स्टोन ब्रिज, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चांस है। पावर कैलकुलेशन ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर क्वेश्चन आया ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो कंफर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा। अभी रिसेंट में नर्सिंग में मोबिलिटी से क्वेश्चन बना है, तो प्लीज मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लेना। रेशियो बिटवीन कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बीच में पूछा जा सकता है। कैपेसिटर में बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर डिफरेंट फॉर्म में उसका भी आपको याद होना चाहिए। इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई 3, हाफ क्यू वी। और कॉमन पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अभी रिसेंट में नर्सिंग में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया था और चांसेस है इस बार में पूछा जाए। कनेक्शन बिटवीन टू कैपेसिटर में एनर्जी लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी लॉस का हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस में C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर है। तो याद रखना V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो एनर्जी लॉस आपको याद होना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन इन अ फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज से पोटेंशियल पूछा जा सकता है मल्टीपल चार्ज का। नहीं मैंने ग्रेविटेशन में आपको बता रखा है कि सिमिलर में क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बन सकता है। तो मैं फास्ट में आपको बता दे रहा हूँ क्या पढ़ लेना आपको। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर लेना, बाकी पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टिविटी स्पेयर के भी देख लेना। बाकी सिंपल में आपको याद होगा के क्यू बाई आर V इनसाइड में कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, तो KQ बाई आर इनसाइड एस सरफेस तो KQ बाई कैपिटल आर, V एट आर जो रिपेम तो V KQ बाई स्मॉल आर।
पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज के भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम भी कैलकुलेट करना चाहिए आना चाहिए। एक बात और, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो किसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल घटेगा, मीन्स में वी में पोटेंशियल कम है कंपेयर टू देम, तो मीन्स पोटेंशियल ऑफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो ये भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में। आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दे देगा और बोलेगा पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट में गॉसेस लॉ से एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायर कीट एंड सेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क पी साइन थीटा से, और कूलॉम लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्पेरिकल ग्राफ से तो ग्राफिकल पोर्शन, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, एंड टॉर्क पी साइन थीटा से। सो गाइस मैंने लास्ट में बहुत फास्ट बिजली कवर किया हूँ सो दैट आपका टाइम ज्यादा लॉस ना हो पाए। मैं सिर्फ आपको एरिया बता दिया हूँ, एटलीस्ट आप इतना कवर कर लेना। और वैसे भी गाइस मैंने ग्रेविटेशन में इस चैप्टर को में यह फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत फास्ट में कवर कर रहती हूँ। बाकी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्यादा फोकस करना इलेक्ट्रोस्टैट में, तो फ्लक्स एरिया को, क्योंकि चांसेस है फ्लक्स से क्वेश्चन बनने की। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका लास्ट डे आज है, और प्लीज अपने भी बिलीव रखना, आप कर जाओगे। और मुझे कंफर्म पता आपने पूरी लॉन्ग रेंज जर्नी में अच्छा से कर रखा है, और आप जरूर बेटर करोगे। एक बात और गाइस, हमारे पास लिमिटेड, बहुत लिमिटेड टाइम था, तो हम सब कुछ नहीं करा पाए हैं, बट मैं ट्राई किया हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, और मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट ईयर से मैं एक सेटअप लॉन्च करूँ, सो दैट मैं हर एक पॉइंट को डिकोड कर सकूँ और इस प्रोसेस में आपका हेल्प करूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।